तो हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहली क्लास में हम लोगों ने भाग 5 की शुरुआत की थी और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले संघ की कार्यपालिका जो चैप्टर था उसको शुरू किया था। और उसके भी अंदर हम लोगों ने सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ना शुरू किया था। और उस क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह गई थी कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं, वो लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और जो 4 शक्तियाँ थी, जैसे कि प्रशासनिक शक्ति, विधायिक शक्ति, वीटो शक्ति और जो उसके क्षमादान की शक्ति थी, वो चीज़ें हम लोगों ने कल देख ली थी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। ठीक है। और ये क्या है? 5वीं शक्ति है राष्ट्रपति की। ओके। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है। और सबसे पहली शक्ति क्या है? अनुच्छेद 352। दूसरी है अनुच्छेद 356। और फिर तीसरी है अनुच्छेद 360। ठीक है। और इसमें क्या है, अनुच्छेद 352 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ओके। इसके अलावा है, राष्ट्रपति जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की भी घोषणा कर सकता है। ये सब चीज़ें क्या है हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। बाकी अभी आप सिर्फ ये चीज़ें नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद है, राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की भी शक्ति प्राप्त है। ठीक है। तो ये जो तीनों शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को आपातकाल के संबंध में प्राप्त हैं। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। इसके बाद लिखिए पहला। और ये क्या था? अनुच्छेद 352। और इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक। और अब इसमें लिख लीजिए क्या? ओके। तो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि सबसे पहली चीज़ क्या? युद्ध। दूसरी चीज़ बाह्य आक्रमण। ठीक है। और तीसरी चीज़ सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनमें से कोई भी चीज़ अगर हो जाती है, यानी कि अगर युद्ध हो जाता है, या फिर बाह्य आक्रमण हो जाता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ हो जाती है, तो इसके आधार पर राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि ओके, इसके आगे लिख लीजिए,
संपूर्ण भारत या इसके किसी एक क्षेत्र या भाग, ठीक है, क्षेत्र या भाग की सुरक्षा खतरे में है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ओके। तो अगर देश में या तो युद्ध छिड़ जाए, या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, या इनमें से कोई एक भी स्थिति बन जाती है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो इसके आधार पर देश में या देश के किसी एक हिस्से में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहले 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, और साल है 1978। ठीक है, तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान क्या था? आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। शब्द जोड़ा गया। ठीक है, और इसके बाद दूसरा काम क्या हुआ? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। ठीक है, तो इसमें ये दो चीज़ें मुख्य रूप से प्रावधान किया गया। सबसे पहली चीज़ क्या कि आंतरिक अशांति। तो पहले जो था वो संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, और फिर बाद में 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, सशस्त्र विद्रोह लिखा है ना, और ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये बाद में बदल गया था। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो अगर कभी भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो उसके लिए एकमात्र शर्त क्या होगी कि वो उस पर मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति की ये स्वविवेक की शक्ति नहीं है कि वो अगर उसको कुछ भी ऐसा एहसास हो जाता है तो वो क्या करता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ये प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद उसे सलाह देगी, और अगर मंत्रिपरिषद उसको लिखित तौर पर देती है कि आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा कीजिए, तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर देगा। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए राष्ट्रीय
आपात की घोषणा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रभाव। ठीक है, तो जब भी अगर देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो उसका देश में क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है, कौन सा, अनुच्छेद 19। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 19 है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा अगर कभी भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो। इसके बाद क्या है कि जो अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21, ये दोनों कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद नंबर 3 है राज्य की प्रशासनिक शक्ति के संबंध में, प्रशासनिक शक्ति के संबंध में संसद निर्देश जारी कर सकती है। ओके, तो ये 3 प्रभाव हैं जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर मुख्य रूप से पड़ते हैं। इसके बाद दूसरी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति शासन, और ये कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 356 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, सबसे पहला प्रावधान ये है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को, ओके, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे दे और उस प्रतिवेदन में क्या है कि जो राज्य है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसके बाद यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, राष्ट्रपति का समाधान हो जाए, और ये समाधान क्या होगा कि जो राज्य की व्यवस्था है, ठीक है, राज्य की व्यवस्था वो जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती या नहीं चलाई जा रही। ठीक है, दोनों। और अगर ऐसा होता है तो फिर से राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे दे तब भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि जो राज्य है उस राज्य में जो वहाँ की व्यवस्था है वो जैसा कि संविधान में लिखा गया है उसके आधार पर नहीं चलाया जा सकता, तो इस आधार पर राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और इसके प्रभाव लिख लीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। ठीक है, यानी कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो वहाँ पर इसके संबंध में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, ओके, तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो क्या होगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है,
इसके बाद राज्य की विधानसभा और ये जो है ये क्या कर दी जाएगी, भंग कर दी जाएगी। इसके बाद जो राज्य की प्रशासनिक शक्ति है या राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो राज्यपाल माना जाएगा। ठीक है। और इसके बाद है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक चीज़ और लिख लीजिए, संसद राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है। तो संसद जो है वो राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है और ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। यानी कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है उस वक्त से लेकर जब तक राष्ट्रपति शासन हटा नहीं दिया जाता उस वक्त तक उस राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। इसके बाद जो राज्य की विधानसभा है वो ऑटोमेटिक भंग हो जाएगी। और इसके बाद राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख है, तो सामान्यतः जो राज्य का प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है। लेकिन जब भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी तो वो मुख्यमंत्री हट जाएगा और वो वहाँ पर कौन आ जाएगा, राज्यपाल। तो जो भी प्रशासनिक शक्ति होगी वो राज्यपाल यूज करेगा। और इसके बाद अनुच्छेद 360 और इसमें कहा गया है वित्तीय आपात। ठीक है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की भी शक्ति प्राप्त है। और इसमें लिख लीजिए, यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है। ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाता है कि जो देश की वित्तीय साख है वो खतरे में है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है। और अगर ये वित्तीय आपात की घोषणा करता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है। तो वित्तीय आपात का प्रभाव लिख लीजिए। सबसे पहले तो क्या होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में कमी की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा लिख लीजिए, धन विधेयक को धन विधेयक को राष्ट्रपति की या राष्ट्रपति के पुनः विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है। तो जो धन विधेयक होता है तो उसमें सामान्यतः क्या होता है कि वो अगर एक बार पारित हो गया तो उससे क्या है, उनको ये हक मिल जाता है कि वो उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो उनको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर देता है तो उस दौरान जो भी धन विधेयक पारित होगा तो उसको एक बार राष्ट्रपति के पुनः विचार से आरक्षित किया जाएगा। ठीक है।
और इस पर जो भी राष्ट्रपति का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रावधान जो थे वो राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित थे। और आज मुख्य रूप से हम लोगों ने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, और अब इसी क्रम में हम लोग आज एक चीज़ और देखने वाले हैं, और वो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि इसको बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रावधान है अनुच्छेद 63 में, और इसमें बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ों को ना लिखूँ, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ आप उसके आधार पर अपने हिसाब से जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 64, और इसमें बोला गया है जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना, तो भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन, ठीक है, और संसद का उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होगा। ओके, अब पदेन सभापति का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए पदेन सभापति का मतलब ये होता है कि आपको एक पद के साथ, ठीक है, अगर किसी पद पे आप नियुक्त होते हैं तो उसके साथ जो दूसरा पद है, ठीक है, दूसरा पद जो है वो आपको अपने आप मिल जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो उपराष्ट्रपति है वो जैसे ही उपराष्ट्रपति बनता है उसको अपने आप जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होता है, उसकी कुर्सी भी उपराष्ट्रपति को अपने आप मिल जाती है। ठीक है, तो पदेन सभापति का मतलब यही है कि एक के साथ एक फ्री, मतलब अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आप राज्यसभा के सभापति भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और जो भी राष्ट्रपति को सुविधाएं दी, मतलब जो उपराष्ट्रपति को सुविधाएं दी जाती हैं, जो वेतन भत्ता दिया जाता है, वो सब उसे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का सभापति होने के लिए दिया जाता है, ना कि उसको उपराष्ट्रपति के लिए दिया जाता है। इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 65, और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान है कि अगर कभी मान लीजिए राष्ट्रपति मौजूद नहीं है या अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के सारे कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रपति है वो दो तरह से अनुपस्थित हो सकता है। ठीक है, और ये दो तरह कौन कौन से हैं? एक है स्थायी रूप से, ठीक है, और एक है अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से मतलब है कि हमेशा के लिए, यानी कि वो अपना पद से जो है हटा दिया जाएगा या हट जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कि जब वो अपना पद त्याग देता है उसके बाद क्या होता है, वो स्थायी रूप से खाली हो जाता है। और अस्थायी रूप से मतलब कि कुछ समय के लिए वो किसी और कार्य में संलग्न है, या कोई और काम कर रहा है, या कहीं किसी और काम में बिजी है,
तो उस वक्त क्या होगा, राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति जो होगा वो उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि स्थायी वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो तो ये हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग दे, यानी कि वो इस्तीफा दे दे। ठीक है, और वो इस्तीफा दे देगा तो क्या होगा, जो राष्ट्रपति का पद होगा वो अपने आप खाली हो जाएगा। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दे संसद, ठीक है, तो जैसे ही महाभियोग पास हो जाएगा तो भी राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाएगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो भी क्या होगा, जो राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, यानी कि उसका अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो भी क्या है, उसका जो पद है वो स्थायी रूप से खाली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अस्थायी कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि हो सकता है वो छुट्टी में हो। ठीक है, यानी कि अवकाश चल रहा हो अगर उसका, पहला कारण ये हो गया। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है, हो सकता है कि वो बीमार हो। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उसके अनुपस्थिति का। इसके कारण ये है कि हो सकता है वो विदेश में गया हो या विदेश भ्रमण पे गया हो। ठीक है, हो सकता है उसको कोई विदेश में काम हो और उससे संबंधित काम के लिए वो विदेश में गया है। ठीक है, तो ये जो कारण है ये अस्थायी कारण माने जाते हैं और ये जो है ये स्थायी कारण माने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो है एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करता है 5 वर्ष का और उसके बाद वो अपना पद छोड़ता है, तो इसके लिए दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है कि जैसे ही जो वर्तमान राष्ट्रपति है, ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो नया राष्ट्रपति है, यानी कि जो आने वाला राष्ट्रपति है, ठीक है, नया राष्ट्रपति, तो जो नए राष्ट्रपति का चुनाव है वो हो जाना चाहिए, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर चुनाव नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर चुनाव नहीं हो पाता है या नहीं हो पाया है तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है कि जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को 5 साल तक वो अपने पद पे रहता है और 5 साल के बाद क्या है कि नया राष्ट्रपति आना है। ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस संदर्भ में क्या प्रावधान है कि जब तक नया वाला राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक जो है जो पुराना राष्ट्रपति है वो उस नए राष्ट्रपति की जगह पर अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, और इसमें यह प्रावधान किया गया है। ओके। ये वाली चीज़ें, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब, लेकिन अगर कार्यकाल समाप्त नहीं होता और वो इन कारणों से जैसे इस्तीफा दे दिया या महाभियोग हो गया या मृत्यु हो गई या छुट्टी पे है, बीमार पे नहीं, छुट्टी पे नहीं, नहीं एक्चुअली इसको भी शामिल कर लेते हैं, छुट्टी पे है, बीमार में है या विदेशी भ्रमण में है, ठीक है ना, तो अगर इन सारे कारणों की वजह से राष्ट्रपति का पद खाली है कुछ टाइम के लिए
तो इस वक्त उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या आप प्रावधान है वो देख लेते हैं। देखिए, तो अगर राष्ट्रपति का पद इन कारणों की वजह से, है ना, इन कारणों की वजह से या इन कारणों की वजह से खाली होता है, तो क्या होता है कि जैसे ही राष्ट्रपति अपना पद छोड़ के या छुट्टी में जाता है या इस्तीफा दे देता है या महाभियोग हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जगह पे क्या है, उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। ठीक है। और जिस वक्त से जिस वक्त तक राष्ट्रपति जो है, यानी कि राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, उस वक्त तक उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति कहा जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको कहा जाएगा? उस उपराष्ट्रपति को कहा जाएगा जो राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है। ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति तो नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो अब कौन क्या करेगा? तो इसके बाद नंबर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो इसके बाद जो है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो जो है वो राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा, और वो उस वक्त तक क्या कहलाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और इसमें एक फैक्ट लिख लीजिए कि साल 1965 में, ठीक है, 1965 में क्या हुआ था? उस वक्त जो राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। ये कौन थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति थे वो थे श्री वी वी गिरी। ठीक है ना, ये उपराष्ट्रपति थे। देखिए क्या हुआ कि जो जाकिर हुसैन थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए? वीपी सिंह। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो वीपी सिंह जी थे, ठीक है ना, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद में थे, तो इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आएगा? पता है ना कौन आएगा? सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस वक्त कौन थे? एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। ठीक है। तो एम हिदायतुल्ला जो थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था इन्होंने, और ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, और सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है अभी तक। ठीक है। तो वन एंड ओनली सिर्फ यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हुआ है। इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 66, और इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो इसमें लिख लीजिए तो इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। ठीक है ना, हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भी एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य जो हैं, और इनमें जो है मनोनीत सदस्य जो होंगे वो भी
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ा था कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का कोई भी रोल नहीं होता, इसलिए जो राज्य हैं वहाँ की लोकसभा के जो भी सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। और इसके जो निर्वाचन की प्रक्रिया है या प्रणाली जो है वो क्या कहलाती है? एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ठीक है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या पढ़ा था कि जो उसकी प्रक्रिया हो क्या है, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली थी। लेकिन इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है। उसमें क्या था, प्रत्यक्ष था, और इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। इसके बाद लिखिए, अनुच्छेद 66(3), और इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होंगी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, वो 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो। इसके बाद तीसरी क्या है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि सदस्य हो। और चौथी शर्त क्या है कि वो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि लाभ का पद क्या होता है। तो ये थी इसकी संबंधित योग्यताएं। इसके बाद अनुच्छेद 67, और इसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, है ना। कार्यकाल के बारे में बताया गया है, तो इसमें लिख लीजिए कि इसका जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है। अभी इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसमें ये भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो किसी भी, सॉरी, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो वो क्या है कि यहाँ पे उप कर लीजिए। ओके। तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो वो उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो अगला उपराष्ट्रपति है उससे 6 महीने पहले उसका जो निर्वाचन है या चुनाव है वो हो जाना चाहिए, ताकि जब ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़े तो उस वक्त उसका पद ग्रहण करने के लिए नया राष्ट्रपति जो है वो ऑलरेडी तैयार हो। इसमें लिख लीजिए, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी कभी भी अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है। अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी अपना इस्तीफा छोड़ सकता है, यानी कि अपना इस्तीफा दे सकता है और अपना पद छोड़ सकता है।
तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? यानी कि उपराष्ट्रपति। पता नहीं क्यों मुझे राष्ट्रपति ही याद आ रहा है बार बार। उपराष्ट्रपति जो है, तो ये किसको देगा अपना इस्तीफा? राष्ट्रपति को। ठीक है। और यही प्रावधान सेम राष्ट्रपति के लिए भी लागू होता है। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है और कभी भी अपना पद जो है वो छोड़ सकता है। ठीक है ना। तो ये शक्ति जो है दोनों के पास है, राष्ट्रपति के पास भी और उपराष्ट्रपति के पास भी। तो दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा दे सकते हैं जब चाहे तब। इसके बाद है अनुच्छेद 67 बी, और इसमें बोला गया है उपराष्ट्रपति का निष्कासन। ठीक है। यानी कि उपराष्ट्रपति को कैसे उसके पद से निकाला जाएगा। तो इसमें क्या प्रावधान है कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। तो जब भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से निकालना है तो उसको सबसे पहले 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि आपको आपके पद से निकाला जाना है। तो नोटिस देने के बाद क्या होगा कि 14 दिन के भीतर, यहाँ पे भी 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 14 दिन के भीतर अगर उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है तो ठीक है, अन्यथा उसको अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है। अपना पद छोड़ देता है या फिर अपना पद नहीं छोड़ता तो क्या किया जाएगा, तो राज्यसभा में उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए। और प्रभावी बहुमत क्या है? वही आधे से एक अधिक। ठीक है। आधे से एक अधिक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रावधान किया है कि सबसे पहले तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस देना पड़ेगा कि अगर आप अपना, ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस देना पड़ेगा कि आप जो है अपना। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है तो फिर क्या किया जाएगा, 14 दिन बाद उपराष्ट्रपति के विरुद्ध राज्यसभा में, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही ऐसा सदन है जहाँ पर राष्ट्र उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और यहाँ पर लोकसभा का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है ना। तो लोकसभा का इसके संबंध में कोई भी अधिकार नहीं होता है। और राज्यसभा में जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जब उसके विरुद्ध लाया जाता है तो वहाँ पर उस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति अपने पद से हटेगा, नहीं तो वो अपने पद पर बना रहेगा। इसके बाद अनुच्छेद 69 और, ओके सॉरी, अनुच्छेद 68 है, 68 है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ, 68, और इसमें बोला गया है उपराष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया पिछले राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के, पिछले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है,
ये चीज़ हम पहले बात कर चुके हैं, बस सिर्फ मैं आपको आर्टिकल के उद्देश्य से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे किस आर्टिकल में है। तो पिछले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले हो जाना चाहिए। ओके। और इसके बाद है अनुच्छेद 69 और इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसमें लिख लीजिए राष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है। और इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 71। ठीक है, और अनुच्छेद 71 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इसके आगे लिख लीजिए, यह कहकर नहीं टाला जा सकता यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि संसद में पर्याप्त सदस्य नहीं है सदस्य नहीं है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि अभी संसद में सदस्य नहीं मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अगर संसद का कोरम पूरा होता है, ठीक है ना, ठीक है, यदि संसद का कोरम पूरा होता है, संसद का कोरम, संसद का कोरम पूरा होता है, और कोरम कितना होता है, तो देखिए राज्यसभा का कोरम होता है 10%, और लोकसभा का भी होता है 10%, यानी कि जो कुल सदस्य हैं उसका 10% जो है वो राज्यसभा में होना चाहिए, और लोकसभा में अगर है, मतलब दोनों जगह अगर 10-10% है, तो फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है ना। तो कोरम क्या है कि वो न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना ही होना है। ठीक है, तो ये था उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। और आज हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्ति देखी, और उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति देखी थी, और उसके साथ ही हम लोगों ने उपराष्ट्रपति को भी पढ़ लिया है। तो यहाँ से उपराष्ट्रपति का चैप्टर खत्म होता है, और इसके बाद हम लोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत फिर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।